लव यू बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। बच्चों आज हम लोग फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट के सबसे लास्ट टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस पे बात करेंगे। थोड़ा थ्योरेटिकल है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। कितना इंपॉर्टेंट है मान के चलिए 10 स्टार रेटिंग है। विश्वास नहीं हो तो PYQ देख लीजिए। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन कहीं से पूछे गए हैं फोटोसिंथेसिस में तो इस टॉपिक से पूछे गए, फैक्टर इफेक्टिंग से। तो चलिए बात करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों पर। सबसे पहले किसी भी टॉपिक का मतलब समझें। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? पहली बात तो ये कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक था, मैंने आपको बताया पूरे चैप्टर में। दोबारा से सुन लीजिए। लाइट, इसके अलावा क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, ये मेन वो कारक हैं, और भी हैं लेकिन ये मेन वो कारक हैं, वो फैक्टर हैं जिनके बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती। आज हम पढ़ेंगे क्या इसमें? आज हम पढ़ेंगे ये कि किस कारक का प्रकाश संश्लेषण में कितना रोल है। किसको बढ़ा देने पर प्रकाश संश्लेषण बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा, किसको घटा देने पर प्रकाश संश्लेषण घटेगा, नहीं घटेगा, स्थिर रहेगा या बढ़ेगा। तो चलिए बात करते हैं फुल फेस में इस टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक जैसा कि मैंने बताया आपको कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। अब सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंटरनल फैक्टर या आंतरिक कारक, और दूसरा होता है बाह्य कारक। अब आंतरिक कारक का मतलब क्या है? आंतरिक कारक का मतलब है मेन रूप से क्लोरोफिल। और अगर बात करें हम बाह्य कारकों की तो बाह्य कारकों के अंतर्गत यहां पर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले लाइट की। और लाइट में भी हम अलग अलग चीजें देखेंगे। पहला देखेंगे हम लोग इंटेंसिटी, यानी प्रखरता। दूसरा हम देखेंगे यहां पर क्वालिटी ऑफ लाइट, प्रकार। सी नंबर पर हम देखेंगे यहां पर ड्यूरेशन ऑफ लाइट, यहां पर कितनी देर तक रखने पर प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण कितना होता है,
इसका मतलब ये है प्रकाश की अवधि। अगली बात यहां पर, तो ये 3 बातें यहां पर हम लाइट के बारे में केवल देखेंगे। प्रखरता का मतलब आने वाली इंसिडेंट लाइट जो है पड़ेगी, उस प्रकाश में फोटॉन की मात्रा या क्वांटम एनर्जी की मात्रा कितनी होती है, इसको नापना हम प्रकाश की प्रखरता कहते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइट का मतलब उस प्रकाश में किस रंग का या किस वेवलेंथ का प्रकाश कितना है, इस पर बात करें। ड्यूरेशन के बारे में बता ही दिया हमने। अब दूसरा फैक्टर यहां पर एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो है हमारा CO2 कंसंट्रेशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। तीसरी बात यहां पर हम देखेंगे टेम्परेचर। चूंकि जितने भी एंजाइम होते हैं वो ताप विशेष होते हैं, निश्चित तापमान पर अपनी प्रक्रियाओं को अलग अलग प्रदर्शित करते हैं। और अंतिम फैक्टर हमारा होगा एक्सटर्नल जल और इसकी मात्रा का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण में। चूंकि हमने पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, बिना वाटर के लाइट रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। चलिए और डिटेल में बात करें। इंटरनल फैक्टर की अगर बात करें तो बेसिक यहां पर क्या है, क्लोरोफिल। द प्लांट फैक्टर इंक्लूड द नंबर, साइज, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीफ। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब साफ है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की मेन साइट कौन सी है, मेसोफिल टिश्यू ऑफ लीफ, एंड द लीफ इज द मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। किसी भी पौधे में पाई जाने वाली जो पत्तियां होती हैं ये इसकी मुख्य प्रकाश संश्लेषक ऑर्गन होती हैं। तो पत्तियों का साइज कितना है, पत्तियों की उम्र कितनी है, पत्तियों के लगने का क्रम क्या है, मेसोफिल सेल्स और क्लोरोप्लास्ट इसी पर डिपेंड करेगा, लीफ पर। इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन एंड अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, पत्ती के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और क्लोरोफिल कितना है, ये मुख्य रूप से आंतरिक कारकों के अंतर्गत आते हैं। दोबारा से सुने, प्रकाश संश्लेषण के आंतरिक कारकों के अंतर्गत मुख्य रूप से पत्ती का आकार, पत्ती की उम्र, पत्ती की संख्या, पत्ती के लगने की व्यवस्था, मेसोफिल सेल्स की मात्रा, उन मेसोफिल्स में क्लोरोफिल की मात्रा या क्लोरोप्लास्ट की मात्रा, साथ ही साथ पत्ती में आंतरिक रूप से उपस्थित CO2 की मात्रा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करती है। द प्लांट और इंटरनल फैक्टर आर डिपेंड्स ऑन द जेनेटिक, कहने का मतलब यह हुआ कि किसी भी पौधे में ये जो ऊपर वाली बातें थी, साइज, नंबर, एज, ओरिएंटेशन, ये उसकी आनुवंशिकता पर निर्भर करती है। ना तो इन्हें बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर जैसा कि अभी बताया गया आपको, लाइट के बाद CO2 कंसंट्रेशन, इसके बाद टेम्परेचर और वाटर, ये हमारे मुख्य रूप से एक्सटर्नल फैक्टर हैं। अब इन पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे।
बात को स्टार्ट करें इससे पहले दो बातें और समझ लें। जितने भी फैक्टर आपको अभी बताए गए ये सभी एक साथ काम करते हैं। ऑल फैक्टर्स साइमल्टेनियसली अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। So several factors interact and simultaneously affect photosynthesis or CO2 fixation. Usually one factor is predominant or is the one that limit the rate. प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेने वाले सभी प्रकार के कारक एक साथ काम करते हैं। मान लीजिए किसी फैक्टर की मात्रा को बढ़ा दिया जाए तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़े, लेकिन एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ेगी। जैसे सब्जी में नमक नहीं है, बढ़ाते जाइए टेस्ट बढ़ता जाएगा, बढ़ाते जाइए टेस्ट बढ़ता जाएगा, एक लिमिट के बाद उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। इसी प्रकार से सभी कारक एक साथ काम करते हैं। अगर किसी कारक या फैक्टर की मात्रा अधिक है या अधिक बढ़ा दी जाए तो कुछ देर के लिए प्रकाश संश्लेषण बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ेगा। Hence, at any point, the rate of photosynthesis is determined by the factor available at suboptimum level. क्लियर हो गई बात? अब इस बात को समझने से पहले कि कोई भी कारक किस प्रकार से काम करता है, एक छोटी सी बात और समझ लें। और ये छोटी सी बात है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर गिवन बाय ब्लैकमैन। जो बात मैंने अभी कही आपसे कि जब किसी अभिक्रिया को एक से अधिक कारक हैं, इसमें लाइट है, CO2 है, H2O है, क्लोरोफिल है, एक से अधिक कारक है। जब किसी अभिक्रिया को एक से अधिक कारक गवर्न करते हैं तो उस अभिक्रिया का रेट उस कारक पर निर्भर करता है जो सबसे कम होता है। कम बैक। When several factors affect any biochemical process, if a process like photosynthesis is conducted as to its rapidly by a number of separate factors, the rate of the process is limited by the factor that is present in a relative minimal value. हिंदी में सुने दोबारा। जब किसी अभिक्रिया को एक से अधिक कारक गवर्न करते हैं तो उस अभिक्रिया का रेट या उस अभिक्रिया की दर उस कारक पर निर्भर करती है जो सबसे कमजोर कारक होता है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कह रहे हैं कौन? ब्लैकमैन ने 1905 में कही और इसी को हम लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। बात को स्टार्ट करूं आगे, इसके पहले एक बात यहां पर और समझ ले कि जैसे ये कोई एक ग्राफ है, इस ग्राफ पर एक रिएक्शन यहां पर ऐसे स्टार्ट की गई, इस तरीके से ऐसे, इस तरीके से यहां पर कोई एक रिएक्शन कंप्लीट होती है ऐसे। तो जिस बिंदु पर रिएक्शन स्टार्ट होती इसे कहते हैं मिनिमम रेट से मतलब है। यहां पर इसका सबसे मिनिमम रेट है। जहां पर कोई अभिक्रिया सबसे ज्यादा रेट को प्रदर्शित करती है उसे हम कहते हैं ऑप्टिमम, इसे हम कहते हैं ऑप्टिमम बिंदु। बार बार ये शब्द मैं बोलूंगा, इसका मतलब यह है कि यहां पर अभिक्रिया अपने सर्वाधिक दर को प्रदर्शित करती है। यहां से यहां तक चढ़ रही थी, इसके बाद डिक्लाइन हो गई, नीचे की तरफ आ रही, और जहां पर रिएक्शन समाप्त होती है उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे मैक्सिमम। यहां तक रिएक्शन चली, इसके बाद रिएक्शन बंद हो जाएगी। तो यह रेट के सापेक्ष ग्राफ बना हुआ है, बिल्कुल दिमाग में रख करके आगे की बात को समझेंगे। चलिए लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को समझने के लिए बात को यहां पर समझते हैं। डिस्पाइट इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन लीफ एंड ऑप्टिमम लाइट एंड CO2,
Condition a plant may not photosynthesis if the temperature is very low, but if given the optimal temperature, the leaf will start photosynthesis. क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है कि मान लीजिए कोई ग्रीन लीफ का मतलब क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है, इसमें सनलाइट भी पर्याप्त मात्रा में है, CO2 भी पर्याप्त मात्रा में है, पानी भी पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन अगर इस रिएक्शन को पर्याप्त मात्रा में टेम्परेचर नहीं दिया जाएगा तो स्टार्च की सिंथेसिस नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि सारे फैक्टर एक साथ मिलकर के काम करते हैं। यदि हम मान लीजिए यहां पर हम 0 डिग्री सेल्सियस कर दें तो नहीं होगी, लेकिन अगर इस 0 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाकर 28 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो फोटोसिंथेसिस प्रॉपर रूप से क्या हो जाएगी, प्रॉपर रूप से चलना प्रारंभ कर देगी। बट इफ गिवन द ऑप्टिमल टेम्परेचर द लीफ विल स्टार्ट फोटोसिंथेसिस। टेम्परेचर देने पर चालू हो गई, लेकिन अगर सारी परिस्थितियां सही है और कोई एक फैक्टर ठीक नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। क्लियर हुआ? अब चलिए पहली बात करते हैं हम लाइट की। लाइट के बारे में ऑलरेडी आपको पता है कि ये सूर्य से आती है और यहां से ये फोटॉन्स के रूप में नीचे आती है ऐसे। बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये लाइट नीचे की तरफ आती है और इनको हम कहते हैं फोटॉन्स। फोटॉन्स में क्वांटा एनर्जी होती है, ये क्वांटा एनर्जी होती है। जितनी क्वांटा एनर्जी अधिक होगी उतनी लाइट की इंटेंसिटी अधिक होगी, जितनी क्वांटा एनर्जी कम होगी उतनी लाइट की इंटेंसिटी कम होगी। बात प्रॉपर वे में आप समझ चुके हैं। चलिए, लाइट इफेक्ट फोटोसिंथेसिस इन 3 वेज। पहले भी मैंने बताया, क्वालिटी, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रकाश 3 तरीके से प्रभावित करता है: प्रकाश का प्रकार, प्रकाश की प्रखरता और प्रकाश का अवधि। अब एक्सपोजर टू लाइट व्हाइल डिस्कसिंग लाइट एज ए फैक्टर दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। इन 3 बातों को बिंदु बना करके हम क्या करेंगे, प्रकाश के बारे में, प्रकाश के कारक के रूप में प्रकाश संश्लेषण में इसकी व्याख्या करेंगे। There is a linear relationship between incident light and CO2 fixation rate at low light intensities। लीनियर रिलेशनशिप होता है, जितनी प्रकाश की मात्रा तुम बढ़ाते जाओगे, ये देखिए यहां पर इंटेंसिटी की बात है, जैसे जैसे इंटेंसिटी को बढ़ाया जा रहा है, ग्राफ को देखेंगे, जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते जा रहे हैं, यहां पर बढ़ाते जा रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की मात्रा बढ़ती जा रही है और एक बिंदु पर आकर के फिक्स हो गई। लो लाइट इंटेंसिटी, यहां पर इसका मतलब क्या है, ये नीचे लिखा हुआ है, ये इंटेंसिटी है। जैसे जैसे इंटेंसिटी को बढ़ाओगे कुछ देर के लिए प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ेगी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज। यहां पे देख सकते हो, इंटेंसिटी बढ़ाई इतनी, इंटेंसिटी बढ़ाई इतनी, इंटेंसिटी बढ़ाई इतनी, लेकिन फाइनली एक बिंदु पर आकर के फोटोसिंथेसिस का रेट रुक जाता है। क्लियर हो गई बात? At higher light intensity, gradually the rate does not show further increase as other factor become limited। लेकिन अगर लाइट की इंटेंसिटी इसके आगे भी बढ़ाते हैं, सपोज करो, मान लीजिए इसके आगे भी लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो एक जगह जाकर फिक्स हो गई। क्योंकि अब अगर हमें
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाना है तो बाकी चीजें बढ़ानी पड़ेंगी। क्लियर हो गया? दोबारा से सुनो, मैंने क्या कहा कि प्रकाश की प्रखरता और प्रकाश संश्लेषण की दर में एक रेखीय ग्राफ बनता है। प्रारंभिक तौर पर जैसे जैसे हम प्रकाश की प्रखरता को बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ेगी, लेकिन एक लिमिट होने के बाद, एक निश्चित बिंदु पर आने के बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि इस समय बाकी चीजें कम पड़ जाएंगी, जिसकी वजह से इसके आगे प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। मैंने अभी क्या कहा था कि नमक बढ़ाते जाइए, टेस्ट बढ़ता जाएगा, एक लिमिट के बाद टेस्ट खराब हो जाएगा। अगर टेस्ट को मेंटेन करना है तो बाकी चीजें बढ़ा दीजिए, सब्जी आपकी अच्छी हो जाएगी। छोटी सी बात। तो ये लीनियर ग्राफ वाली बात आप समझ गए। आगे का पॉइंट है कि व्हाट इज इंटरेस्टिंग। व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू नोट is that light saturation occurs at 10% of the full sunlight. Hence, except for plant in shade or in dense forest, light is rarely limiting factor in nature. Increase in incident light beyond a point cause the breakdown of chlorophyll and decrease in photosynthesis. बात को समझे जरा। ये बहुत मजेदार बात है कि जितना सूर्य के प्रकाश से प्रकाश आता है उसका केवल 10% लाइट पर ही, केवल 10% लाइट ही अच्छी प्रकाश संश्लेषण के लिए सफिशिएंट होती है। इससे ज्यादा अगर हम प्रकाश की मात्रा को बढ़ाते हैं तो इसमें उपस्थित जो क्लोरोफिल होता है वो नष्ट हो जाता है, और क्लोरोफिल के नष्ट होने से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो जाएगी। यही कारण है कि कभी कभार ही जो छायादार पौधे होते हैं, जो घने डेंस फॉरेस्ट होते हैं, वहां पर लाइट कभी कभार लिमिटिंग फैक्टर होती है, बाकी सब जगह लिमिटिंग फैक्टर नहीं होती है। लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बने रहिए राहुल सर के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सिलेक्शन को सिक्योर करें। चलिए अब हम लोग लाइट के बाद बात करेंगे CO2 कंसंट्रेशन की, अर्थात प्रकाश की, किसकी? प्रकाश संश्लेषण पर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता का प्रभाव। पहले पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। दूसरा पॉइंट ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है कि कंसंट्रेशन इज वेरी लो इन द एटमॉस्फेयर 0.03 एंड 0.04%। अगर पूछा जाए प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कितनी है, तो बेटा बहुत कम है। कितनी कम है? 0.03 से 0.04 के अप्रोक्स नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन अप टू 0.05% कैन कॉज एन इंक्रीज इन CO2 फिक्शन रेट। बियॉन्ड दिस लेवल कैन बिकम डैमेजिंग ओवर लॉन्गर पीरियड्स। अगर इस सांद्रता को हम 4 से 5 तक ले जाए, फिर वही बात आई कि अगर हम सांद्रता को बढ़ाते जाए, जैसे हम मान लेते हैं कि एक ग्राफ यहां पर है और यहां पर ऑलरेडी 0.03% है, इससे अगर हम 0.05 तक सांद्रता को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, लेकिन इसके नीचे लाने पर फिर फोटोसिंथेसिस की दर होगी वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। C3 and C4 plant respond differently to CO2 concentration. CO2 की सांद्रता C3 पौधे और C4 पौधे दोनों में अलग अलग होती है। क्यों अलग अलग होती है? इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था मैंने कि जो C3 प्लांट होते हैं उनमें फोटो रिस्पिरेशन होता है, इन्हें अधिक CO2 की जरूरत पड़ती है, जबकि C4 पौधे जो होते हैं इनमें फोटो रिस्पिरेशन नहीं होता, जिसकी वजह से CO2 का लॉस नहीं होता है, इसलिए कम CO2 सांद्रता पर भी कैसे हो जाते हैं? सैचुरेट हो जाते हैं। At low light intensities, neither the group respond to high CO2 concentration
At high light intensity, both C3 and C4 plants show increase in the rate of photosynthesis. कम प्रकाश प्रखरता होने पर CO2 की सांद्रता का कोई खास प्रभाव नहीं होता है, लेकिन अच्छी प्रकाश प्रखरता होने पर CO2 की सांद्रता का दोनों प्रकार के पौधों पर अच्छा प्रभाव होता है. C4 plant show saturation at about 360, while the C3 plants respond increased CO2 concentration at saturation is seen only beyond 450. क्लियर हुआ? The currently available carbon dioxide quantity is limiting factor for the C3 plant, not for C4 plant. इस समय जितनी भी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो C4 पौधों के लिए सफिशिएंट, लेकिन C3 पौधों में अगर CO2 की सांद्रता को बढ़ाया जाएगा तो इनमें प्रकाश संश्लेषण की दर और अधिक बढ़ सकती है. जरा सा एक ग्राफ ये भी देख लें आप. जो बात में पीछे कह रहा था उसको यहां पर देखेंगे. CO2 का ये कंसंट्रेशन है ppm में और ये रेट ऑफ CO2 अपटेक. हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी के बढ़ाने पर ये 360 ppm है, C4 पौधे इस पर सैचुरेट होते हैं, जबकि C3 स्पीसीज हाई लाइट इंटेंसिटी पर ये सैचुरेट होती है 460 पे. वो 360 पे सैचुरेट होते हैं, ये 460 पर सैचुरेट होते हैं. यही कारण है कि C3 plant respond to higher CO2 concentration by showing increased rate of photosynthesis leading to higher productivity has been used for some greenhouse crops such as tomatoes and bell pepper. ग्रीनहाउस क्रॉप्स टोमेटोस एंड बेल पेपर का ये आपको सामने दिखाया गया. इसमें क्या होता है, पहले तो इसका पूरी लाइन का मतलब ये था कि C3 पौधों में सांद्रता बढ़ाने पर प्रकाश संश्लेषण बढ़ेगा. अब ये ग्रीन हाउस क्या है, इसमें क्या होता है कि कांच के बने हुए ये बॉक्स होते हैं, इनके अंदर वेजिटेशन यहाँ पर लगाया जाता है और इस वेजिटेशन में क्या होता है कि CO2 बाहर नहीं निकल पाती. CO2 के बाहर न निकल पाने के कारण यहाँ पर CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है, तो C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण का रेट बढ़ जाता है और इस रेट के बढ़ जाने से इनकी उत्पादकता बढ़ जाती है. ग्रीन हाउस और कुछ नहीं है, कोई हरा घर नहीं ये पेंट कर दिया. ग्रीन हाउस का मतलब इसलिए ग्रीन हाउस क्योंकि कांच का बना हुआ बहुत बड़ा जार जैसी रचना है जिसके अंदर इन पौधों को उगाया जाता है. तो CO2 जो इनके रिस्पिरेशन से निकलती वो इसमें स्टोर होती है, जिसकी वजह से इन पौधों को एटमॉस्फेरिक CO2 की तुलना में अधिक CO2 प्राप्त हो जाती है. और अधिक CO2 प्राप्त होने की वजह से क्योंकि इन्हें क्या है, अधिक जितनी CO2 प्रकृति में इससे कहीं ज्यादा इनको प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है या जरूरी है, तो नेचर में तो नहीं बढ़ सकती. किसान क्या करता है कि ग्रीन हाउस के द्वारा इस ग्लास बैरियर के द्वारा CO2 के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके इन पौधों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा लेता है. एग्जाम्पल याद रखेंगे, टोमेटोज एंड बेल पेपर. These crops are allowed to grow in carbon dioxide in rich atmosphere that lead to higher yields. 3 बार ये बात मैं बता चुका इतनी देर में. चलिए बेटा अब हम लोग बात करते हैं एक अदर फैक्टर, टेम्परेचर की. देखो यहाँ पर एक मैंने पहले लिख रखा जो फेमस क्वेश्चन है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर C3 पौधों को 20 से 25 सेल्सियस चाहिए और C4 पौधों को 30 से 45 सेल्सियस चाहिए. द डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक और टेम्परेचर कंट्रोल्ड. बायोमॉलिक्यूल एक चैप्टर है अपने यहाँ जहां पर एंजाइम पढ़ाए जाते हैं और वहां पर आपको बताया जाता है कि जितनी भी एंजाइमेटिक अभिक्रियाएं होती है वो pH और टेम्परेचर के द्वारा गवर्न होती है. टेम्परेचर डायरेक्ट रोल नहीं है.
लेकिन जब डार्क रिएक्शन होती तो डार्क रिएक्शन बायोसिंथेटिक फेज है, वहां पर एंजाइमेटिक अभिक्रियाएं होती, उन एंजाइम्स को प्रॉपर वे में काम करने के लिए तापमान की जरूरत होती है। तो अगर टेम्परेचर हिल गया, फ्लैक्चुएट हो गया, तो टेम्परेचर के फ्लैक्चुएट हो जाने से क्या हो जाएगा बेटा, एंजाइम प्रॉपर वे में काम नहीं करेंगे। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए प्रॉपर टेम्परेचर यानी तापमान की भी आवश्यकता होती है। थ्रू द लाइट रिएक्शन आर आल्सो टेम्परेचर सेंसिटिव, दे आर अफेक्टेड ए मच लेजर एक्सटेंट। हालांकि प्रकाशिक अभिक्रिया पर भी तापमान का प्रभाव पड़ता है, लेकिन बहुत कम। C4 plants respond to higher temperature and show higher rate of photosynthesis, while C3 plant have much lower temperature optimum। ऊपर लिखा हुआ है C3 20 से 25 जबकि C4 30 से 45। इसी लाइन को यहां पर एक्सप्लेन किया गया है। The temperature optimum for photosynthesis of different plants also depend on the habitat that they are adapted to। अलग अलग प्रकार की वनस्पति में अलग अलग प्रकार के तापमान की आवश्यकता होती। ट्रॉपिकल प्लांट हैव हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम दैट द प्लांट अडॉप्टेड टेम्परेट क्लाइमेट्स। जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलोगे तो वहां पर प्रकाश संश्लेषण कम तापमान पर होती है, और जैसे जैसे ध्रुवों से आप भूमध्य रेखा की पॉइंट पर आओगे, ट्रॉपिकल की तरफ आओगे, तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पर ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है। यही कारण है कि जो प्लांट डाइवर्सिटी है वो पोलर रीजन की ओर जाने पर घटती है, और पोल से मिड पॉइंट अर्थ पर यानी ट्रॉपिकल रीजन पर आने पर डाइवर्सिटी बढ़ती है। चूंकि यहां पर पर्याप्त मात्रा में टेम्परेचर मिलता है तो अधिक मात्रा में यहां पर फोटोसिंथेसिस होती है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं वाटर की। पानी बिन सबसून, क्यों? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगी तो कभी भी बच्चों एटीपी नहीं बनेगा। कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस गिवन बाय मिकेल, याद करो दिमाग में एक बार। वाटर इज वन ऑफ द रिएक्टेंट इन द लाइट रिएक्शन। द इफेक्ट ऑफ वाटर as a factor is more through its effect on the plant rather than directly on photosynthesis। Water is one of the reactant in the light reaction। अभी मैंने क्या कहा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वाटर की जरूरत होती है, मुख्य कारक है, और मुख्य कारक होने का कारण क्या है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर अगर ये नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। वाटर स्टेट दैट काज स्टोमेटा टू क्लोज thereby reducing the CO2 availability। Besides, water stress also make leaves wilt, thus reducing the surface area of the leaf and their metabolic activity as well। इस बात का मतलब एनसीईआरटी की क्या है कि मान लीजिए कि किसी भी स्थान पर पानी की कमी है, तो पानी की कमी होने पर सबसे पहले क्या होगा, ट्रांसपायरेशन को बंद करने के लिए पौधों के जो स्टोमेटा होते हैं, जो रंध्र होते हैं, वो बंद हो जाएंगे, और रंध्र के बंद होने से CO2 नहीं आएगी। अब जब CO2 नहीं आएगी तो फिर डार्क रिएक्शन कैसे होगी। दूसरी बात कि जब पानी की कमी हो जाती तो जो सेल होती है वो डीप्लाज्मोलाइज्ड होने लगती है, जिसकी वजह से पौधे मुरझा जाते हैं। तो जब मुरझा जाएंगे तो पत्ती पहले ऐसे थी, अब पत्ती ऐसे हो गई, तो सरफेस एरिया कम हो गया। जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो सूर्य का प्रकाश कम पड़ेगा, तो जब प्रकाश ही कम पड़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण क्या होगा। क्लियर हो गई बात। इसलिए तीन बातों को ध्यान में रखना है। फोटोलाइसिस नहीं होगी तो लाइट रिएक्शन नहीं होगा, पानी कम होगा तो CO2 कम आएगा, रंध्र बंद हो जाएंगे, पानी कम होगा तो पत्तियां सिकुड़ जाएंगी, तो उन पर प्रकाश की मात्रा कम पड़ेगी। तो इस प्रकार वाटर जो है ये भी एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को क्या करता है, अफेक्टेड करता है। तो बच्चों इन्हीं शब्दों के साथ हमारा ये चैप्टर
फिनिश हुआ। अब हम लोग केवल इस चैप्टर में एमसीक्यू करेंगे इस सेशन में, अब आगे इस पर रिवीजन नहीं कराया जाएगा। बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ।